जेरू उसके गाल पर अपने क्लॉ से एक वार करता है। लाइट बहता हुआ खून देखता है और बाकी पार्टी ठंडेपन से उसे देखती रहती है। लाइट भागने की कोशिश करता है, लेकिन साशा उसकी टांग में एक एरो मार देती है ताकि वो भाग न सके। दर्द से जूझता हुआ लाइट गिर पड़ता है और गरु उसके पेट में जोर से लात मारकर उसे तड़पते हुए देखने का मजा लेता है। फिर उसे बेरमी से पीटता है। आखिर साशा उसे रोकती है, याद दिलाती है कि लाइट की मौत एक एक्सीडेंट जैसी दिखनी चाहिए, पर गरु फिर भी आखिरी वार के लिए अपना क्लॉ उठा लेता है। लाइट जीने की आस में घिसटता हुआ आगे बढ़ता है और गिरु उसकी तड़प देखकर खुशी महसूस करता है। अचानक लाइट का हाथ एक टेलीपोर्टेशन ट्रैप पर पड़ जाता है। ड्रैगो चिल्लाता है कि ट्रैप एक्टिवेट होने से पहले गिरु उसे मार दे, पर तब तक देर हो चुकी होती है। ट्रैप लाइट को सुरक्षित जगह टेलीपोर्ट कर देता है, इससे पहले कि बीस्टमैन उसे पकड़ पाए, और एक मिरेकल के लिए प्रार्थना करता है। आखिरी पल में उसके फ्रैंटिक रोल से एक बहुत बड़ा मैजिक सर्कल समन होता है जो एक पावरफुल ऑरा छोड़ता है। यकीन न कर पाने वाले लाइट की आंखों के सामने गाछा एक एंशिएंट फेरी समन कर देता है। लाइट को अपना मास्टर मानकर वो मिस्टीरियस फेरी उस मॉन्स्टर को पल भर में चीरकर रख देती है और फिर ग्रेसफुली उसके सामने उतरती है। हाथों के एक इशारे से वो पूरा मेस साफ कर देती है। फिर विनम्रता से लाइट के सामने घुटनों के बल बैठती है और अपनी मैजिक से उसके सारे घाव हील कर देती है। कहानी एक जादुई दुनिया से शुरू होती है जिसे 9 जातियां मिलकर साझा करती हैं। ड्रैगन्यूट्स, एल्व्स, वनस्ट्स, ड्वार्व्स, डीमंस, डार्क एल्व्स, सेंटोर्स, बीस्ट फोक और ह्यूमंस, जिनसे एक युवा एडवेंचरर जिसका नाम लाइट है पैदा हुआ। अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देने की चाह में लाइट अपने होम टाउन को अलविदा कहता है और पैसे व पावर के लिए एक्सप्लोरेशन पर निकल पड़ता है। एक बड़े सिटी में पहुंचकर भीड़ उसे इधर उधर धक्का देती है, लेकिन वो फिर भी एडवेंचरर्स गिल्ड ढूंढता रहता है। आखिरकार गिल्ड में पहुंचकर वो रिसेप्शनिस्ट से मिलता है। वो पूछती है कि क्या वो फ्रेश एडवेंचरर के तौर पर रजिस्टर करना चाहता है। लाइट हम सिर हिलाता है तो वो बताती है कि शुरुआत सबसे लोएस्ट रैंक से होगी और पूछती है कि क्या उसके पास कोई स्पेशल एबिलिटी है। लाइट बताता है कि उसके पास अनलिमिटेड गाछा एबिलिटी है जिसे वो रैंडम कार्ड्स के लिए रोल कर सकता है और उन्हें समन कर सकता है। डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए वो उसके सामने एक टूटा हुआ फॉक्स समन कर देता है, जिससे रिसेप्शनिस्ट बिल्कुल स्पीचलेस रह जाती है। शर्मिंदा होकर लाइट समझाने की कोशिश करता है कि वो सिर्फ सिल्वरवेयर ही नहीं समन कर सकता, लेकिन उसके अगले रोल्स में भी बस रोटन स्नैक्स ही निकलते हैं। लाइट को लगता है कि उसकी लक ने सबसे गलत वक्त पर धोखा दे दिया है और रिसेप्शनिस्ट कंफर्म करती है कि वो पैथेटिक F रैंक डिजर्व करता है। एडवेंचरर्स कार्ड लेने के बाद वो कुछ क्वेस्ट्स पूछता है तो वो उसे गिल्ड के जॉब बोर्ड पर देखने को कहती है। जॉब पोस्ट्स का नाम आते ही लाइट असहज हो जाता है और रिसेप्शनिस्ट तुरंत समझ जाती है कि वो बोर्ड पढ़ भी नहीं सकता। अपने इस अनपढ़ फेलो ह्यूमन पर तरस खाकर वो उसके लिए दयालुता से जॉब पोस्ट्स पढ़ती है। आखिरकार कुछ रील मनी कमाने के लिए एक्साइटेड होकर लाइट वे बोरिंग टास्क्स हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेता है। पूरे दिन हार्ड वर्क के बाद वो मुश्किल से इतना पैसा कमा लेता है कि एक रूम रेंट कर सके, लेकिन तभी बीस्ट फोक का एक गैंग उसे गिरा देता है और उसे बुल्ली करने लगता है। उनका लीडर उसके मेहनत से कमाए हुए पैसे उठा लेता है। लाइट दया की भीख मांगता है, पर वो क्रूर वुल्फमैन बस हंसता है और एक जोरदार अपरकट से उसे फिर पीछे गिरा देता है। वो वुल्फमैन लाइट को कॉइन्स के लिए भीख मांगने पर टॉन्ट करता है और अपना गैंग लेकर ठंडी हंसी के साथ चला जाता है। आसपास की भीड़ भी उसे नजरअंदाज करती रहती है जब तक कि एक दयालु एल्फ उसे उठने में मदद नहीं करती। चारों तरफ इतने एडवेंचरस देखकर लाइट चौंक जाता है और घबरा कर पीछे हटता है। उसे डरा हुआ देखकर वो एल्फ उसे गले लगाकर दिलासा देती है। राहगीर उसे ताना मारते हैं कि एक खूबसूरत एल्फ उसके लिए खुद को गंदा कर रही है, फिर भी लाइट उसकी मदद स्वीकार करता है और खड़े होने देता है। वो एडवेंचरर्स खुद को कॉनकॉर्ड ऑफ ट्राइब्स के मेंबर बताते हैं। गेरू नाम का एक बीस्ट मैन समझाता है कि हर एक मेंबर 9 जातियों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है और वो एल्फ अपना नाम साशा बताती है। वो अपने बाकी साथियों का परिचय कराती है, ड्रैगो, डायाब्लो, ओबेरो, नैनो, सेयन और संता। 9 में से 8 जातियां पहले ही रिप्रेजेंट हो चुकी है और लाइट को पता चलता है कि कॉनकॉर्ड दुनिया की सभी जातियों की यूनिटी पूरी करने के लिए एक ह्यूमन मेंबर ढूंढ रहा है। वो जैसे ही उसे इनवाइट करने के लिए हाथ बढ़ाता है, लाइट हैरान रह जाता है कि किसी को सच में उसकी जरूरत है। फिर खुशी खुशी ये इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेता है। कुछ ही समय में लाइट अपने नए ग्रुप के साथ अबिस नाम के एक केव डंजन की एक्सप्लोरेशन शुरू करता है। जब एक बहुत बड़ा वॉर्म बीस्ट उन पर अटैक करने की कोशिश करता है तो गैरी उसे लाइट को चोट पहुंचाने से पहले ही काटकर अलग कर देता है, लेकिन एक और वॉर्म पीछे से लाइट पर चुपके से आ जाता है। तब साशा उसे अपनी बो से तुरंत गिरा देती है। वो लाइट को केयरलेस होने पर डांटती है और याद दिलाती है कि वे दुनिया के सबसे डेंजरस डंजन की एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं जहां वो आसानी से मर सकता है। वो बैठकर उसके घावों का इलाज करती है। उसे यूमा की तरह बिहेव करते हुए देखकर बाकी पार्टी मेंबर्स साशा को लाइट को ज्यादा स्पॉइल करने पर चिढ़ाते हैं। बुरी तरह शर्मा कर साशा दिखावा करती है कि उसे लाइट से
कोई मतलब नहीं, बस एक साथी मेंबर की रक्षा कर रही है। लेकिन पार्टी उसके कमजोर एक्सक्यूज को नजरअंदाज कर देती है तो साशा और डिफेंसिव हो जाती है। ड्रैगो बीच में आता है और लाइट का मन बहलाता है। उसकी तारीफ करता है कि उसने टीम के लिए बहुत बढ़िया टीम बनाई। हिम्मत पाकर लाइट ग्रुप के साथ डंजन में और अंदर तक बढ़ता है। जब ग्रुप अचानक एक डेड एंड पर रुकता है तो लाइट सोचता है कि शायद अब वे ब्रेक लेने वाले हैं, इसलिए वो टी तैयार करने लगता है। लेकिन उसकी हैरानी की हद नहीं रहती जब ड्रैगो ठंडे लहजे में कहता है कि उन्हें टी की जरूरत नहीं, क्योंकि वे उसे पार्टी से निकाल रहे हैं। पहले लाइट इसे मजाक समझता है, पर ड्रैगो सख्ती से वही बात दोहराता है जिससे वो सन्न रह जाता है। जेरू भी कहता है कि वो बाहर है। लाइट पूछता है कि वे उसे क्यों डंप कर रहे हैं। जेरू जवाब देता है कि उनके ग्रुप को उसकी जरूरत नहीं है, और साशा तक उसकी मूर्खता पर घृणा जताती है। शायोन और नैनो भी लाइट का मजाक उड़ाते हैं कि वो पैथेटिक है, जबकि ग्रुप के डीमंस राहत महसूस करते हैं कि अब वे आखिरकार उससे छुटकारा पा सकते हैं। आहत लाइट पूछता है कि इतनी दया दिखाने के बाद वे इतने क्रूएल कैसे हो सकते हैं। तब गरु बताता है कि वे तो उसकी पार्टी में फंसाने के लिए जानबूझकर काइंडनेस दिखा रहे थे। लाइट सोचता है कि इतने पावरफुल मास्टर्स को उसकी क्या जरूरत थी, तो ड्रैगो समझाता है कि उन्हें बस उसकी स्पेशल एबिलिटी के कारण उम्मीद थी। उन्हें लगा था कि वह कोई ओवरपावर्ड माइस्ट्रो निकलेगा, पर उसकी एबिलिटी तो ट्रैश निकली। लाइट जी एचटी करता है कि उसकी अनलिमिटेड गाछा एबिलिटी कभी यूजफुल लगी ही नहीं, और गिरू उसे और मॉक करता है कि एक टैलेंटलेस ह्यूमन के तौर पर वो बस डेड वेट है। शॉक्ड और डेवास्टेटेड लाइट समझ जाता है कि वे बस उसका इस्तेमाल कर रहे थे और अब जाकर उसे डंप कर रहे हैं। उधर साशा राहत की सांस लेती है, कहती है कि अब वो अपने मास्टर से शादी कर सकती है, बजाय इसके कि उस पैथेटिक ह्यूमन लड़के के साथ फंस जाए। इस शॉकिंग बिट्रेयल से टूटे लाइट के संभलने से पहले ही ड्रैगो गरु को कहता है कि उसे खत्म कर दो। लाइट अचानक समझ जाता है कि वह कितने खतरे में है। उनकी हॉस्टाइल नजरों को देखकर उसे समझ आता है कि वे उसे मार देना चाहते हैं, ताकि वह कभी स्ट्रांग होकर बाद में रिवेंज न ले सके। जेरू उसके गाल पर अपने क्लॉ से एक वार करता है। लाइट बहता हुआ खून देखता है और बाकी पार्टी ठंडेपन से उसे देखती रहती है। लाइट भागने की कोशिश करता है, लेकिन साशा उसकी टांग में एक एरो मार देती है ताकि वो भाग न सके। दर्द से जूझता हुआ लाइट गिर पड़ता है और गरु उसके पेट में जोर से लात मारकर उसे तड़पते हुए देखने का मजा लेता है। फिर उसे बेरमी से पीटता है। आखिर साशा उसे रोकती है, याद दिलाती है कि लाइट की मौत एक एक्सीडेंट जैसी दिखनी चाहिए, पर गरु फिर भी आखिरी वार के लिए अपना क्लॉ उठा लेता है। लाइट जीने की आस में घिसटता हुआ आगे बढ़ता है और गिरू उसकी तड़प देखकर खुशी महसूस करता है। अचानक लाइट का हाथ एक टेलीपोर्टेशन ट्रैप पर पड़ जाता है। ड्रैगो चिल्लाता है कि ट्रैप एक्टिवेट होने से पहले गिरू उसे मार दे, पर तब तक देर हो चुकी होती है। ट्रैप लाइट को सुरक्षित जगह टेलीपोर्ट कर देता है, इससे पहले कि बीस्टमैन उसे पकड़ पाए। डंजन के किसी और हिस्से में होश आने पर लाइट बुरी तरह घायल होता है और सोचता है कि अब तो कोई भी मॉन्स्टर उसे खा सकता है। गुफा की ठंडी सहरन उसे अपने प्यारे परिवार की याद दिलाती है और उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। उसे याद आता है कि कॉनकॉर्ड शुरुआत में कितना काइंड लगा था, और वो सोचता है कि वे इतने क्रूएल क्यों बन गए। उनके ठंडे चेहरे उसे सताते हैं। उसे उनके बिट्रेल पर गुस्सा उभरने लगता है और वो समझ नहीं पाता कि वो इतने डेंजरस लोगों के साथ कैसे फंस गया। लेकिन उसकी कंफ्यूजन जल्दी ही फ्यूरी में बदल जाती है और वो रिवेंज की कसम खाता है। लाइट खुद को संभाल कर खड़ा होता है, ये ठानकर कि वो उन सबको काट गिराएगा। तभी उसे पीछे से एक ठंडी नजर महसूस होती है। मुड़कर देखता है तो एक लेवल एक ऑर्थस बीस्ट उसे घूर रहा होता है। शॉक होकर लाइट सोचता है कि इतना ब्रोकन मॉन्स्टर यहाँ क्यों है, और समझ जाता है कि टेलीपोर्टेशन ट्रैप उसे अबिस के सबसे गहरे लेवल पर ले आया है। ऑर्थस पास आता है तो लाइट बेताबी से अपनी अनलिमिटेड गाछा एबिलिटी स्पैम करता है और एक मिरेकल के लिए प्रार्थना करता है। आखिरी पल में उसके फ्रैंटिक रोल से एक बहुत बड़ा मैजिक सर्कल समन होता है जो एक पावरफुल ऑरा छोड़ता है। यकीन न कर पाने वाले लाइट की आंखों के सामने गाछा एक एंशिएंट फेरी समन कर देता है। लाइट को अपना मास्टर मानकर वो मिस्टीरियस फेरी उस मॉन्स्टर को पल भर में चीर कर रख देती है और फिर ग्रेसफुली उसके सामने उतरती है। हाथों के एक इशारे से वो पूरा मेस साफ कर देती है। फिर विनम्रता से लाइट के सामने घुटनों के बल बैठती है और अपनी मैजिक से उसके सारे घाव हील कर देती है। वो बिना परमिशन हील करने के लिए माफी भी मांगती है, कहती है कि वो उसे घायल नहीं देख पाई। लाइट अपना परिचय देता है, अब भी यकीन नहीं कर पा रहा कि उसने दुनिया की सबसे ओवरपावर्ड फेरी समन कर ली है। वह फेरी उसके नाम से मोहित होकर उसे प्यार से दोहराती है और उस पर कंप्लीट लॉयल्टी की शपथ लेती है। लाइट, जो नहीं जानता कि वो असल में कौन है, उससे उसका नाम पूछता है। वो बताती है कि वह में है लेवल 99,999 एवसी की मेड, उसकी गाछा की एक सुपर अल्ट्रा रेयर कार्ड। लाइट को यकीन नहीं होता। वो कहता है कि उसकी गाछा तो अभी तक सिर्फ जंग देती आई है, वो इतनी पावरफुल बीइंग कैसे पुल कर सकता है। लेकिन मैं इंसिस्ट करती है कि वो उसे पूरी तरह डिजर्व करता है
और उससे उसे एक्सेप्ट करने की गुजारिश करती है। उसके मासूम चेहरे को देखकर लाइट आखिरकार मान जाता है और मैं आंसू भरी आंखों से उसे धन्यवाद कहती है। मैं फिर उसकी गाछा एबिलिटी को एग्जामिन करने की इजाजत मांगती है। बताती है कि उसके पास अप्रेजल स्किल है। अनुमति मिलते ही उसकी आंखें चमक उठती है और वो लाइट को स्कैन करती है, जहां उसे कई लेयर्स की हिडन प्रोटेक्शंस दिखती है। मैं समझाती है कि गाछा पहले इसलिए यूजलेस लगती थी क्योंकि लाइट कम मना वाले इलाकों में था, लेकिन यहां अबिस में, जहां मना सुपरचार्ज है, गाछा ने उसे एब्जॉर्ब करके उसके रेयर कार्ड्स पुल करने के चांसेस बूस्ट कर दिए। वो कार्ड्स का पूरा रैंकिंग सिस्टम समझाती है, एक्स्ट्रा रैंक और सुपर अल्ट्रा रेयर से लेकर नॉर्मल और एरर तक। लाइट को अभी भी पूरी तरह समझ नहीं आता तो मैं साफ करती है कि सरफेस पर वो कभी कुछ अच्छा समन नहीं कर सकता था क्योंकि वहां मना पर्याप्त नहीं था। वो लाइट की तारीफ करती है कि उसने गाछा की असली पोटेंशियल को पहचान लिया और अबिस में घुस आया, हालांकि ये बेहद डेंजरस था। लेकिन जब लाइट मानता है कि वो तो बस अपने पार्टी की वजह से अंदर आया था, मैं उसकी कहानी सुनती है। वो उसके बिट्रेल के बारे में बताता है, उनकी क्रूएल टॉन्ट्स और अब्यूज याद करके रो पड़ता है और कहता है कि वो तो बस अपने परिवार के लिए ईमानदारी से कमाना चाहता था। मैं उसकी कहानी से टूट जाती है जब वो घुटनों पर गिरकर कहता है कि वो उन्हें कभी माफ नहीं करेगा, तो मैं चुपचाप उसे गले लगा लेती है। उसकी वार्म एम्ब्रेस में लाइट आखिरकार शांत हो जाता है। मैं कहती है कि वो शायद उसके दुख को पूरी तरह कभी समझ न पाए, लेकिन वो अपनी पूरी पाव लगाकर कॉनकॉर्ड को उनकी डिजर्व्ड रिट्रीब्यूशन दिलाएगी। शॉक लाइट उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो वादा करती है कि वो पल भर में उन सबको उसके सामने लाइन में खड़ा कर देगी। लाइट इंसिस्ट करता है कि वो उसकी पावर का इस्तेमाल सिर्फ रिवेंज के लिए नहीं करना चाहता। वो खुद स्ट्रांग होगा और अपने ही हाथों से कॉनकॉर्ड को सजा देगा। मेरे को लगता है कि वो अपनी भलाई में जरूरत से ज्यादा काइंड है, लेकिन वो अनवेवरिंग सपोर्ट का वादा करती है। हिम्मत पाकर लाइट मुस्कुराता है और मैं भी मुस्कुराकर उसका साथ देती है। मैं के साथ खड़े होकर लाइट फिर से अपनी गाछा यूज करना शुरू करता है। अब इसमें और भी पावरफुल टूल्स समन करता है। इन्फिनिट मना से फ्यूएल्ड होकर उसके चारों तरफ जाइंट मैजिक सर्कल्स बनते हैं और अल्टीमेट वेपन्स और आइटम्स समन होते हैं। मैं वफादारी से उसके साथ खड़ी होकर देखती रहती है और लाइट अपनी जर्नी का पहला कदम बढ़ा देती है। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के अरेल से, जो अपने परिवार के साथ दोपहर का खाना खा रहा होता है। अरेल के पिता हैरान होते हैं कि उनका बेटा कितना शांत बैठा है। वह कहते हैं कि उन्हें तो रात भर नींद ही नहीं आई, ये सोचते हुए कि उनके बेटे को कौन सा हीरो क्लास मिलेगा। उसकी माँ फेरा भी उत्साह से कहती है कि वह बहुत एक्साइटेड है। अरेल की बड़ी बहन को पूरा भरोसा है कि उसका भाई अपने सभी क्लासमेट्स से आगे निकलेगा। माँ भी सहमत होती है और हंसते हुए कहती है कि उसका बेटा तो अपनी पर्सनैलिटी से सारी लड़कियों को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। यह सुनकर अरेल की बहन को चिंता होती है कि कहीं उसका भाई उससे दूर न हो जाए, लेकिन परिवार के बाकी लोगों के विपरीत अरेल खुद ज्यादा हकीकत में जीता है। वह सोचता है कि शायद वह भी बस एक आम लड़के की तरह निकलेगा। इस दुनिया में बच्चों को जब वे 10 साल के होते हैं तब उन्हें ऊपर वाले से हीरो क्लास का आशीर्वाद मिलता है। इस क्लास की वजह से उन्हें अलग अलग तरह की विशेष स्किल्स मिलती हैं। सेरेमनी के दिन सभी बच्चे स्कूल में इकट्ठे होते हैं। एक पुजारी प्रीस्ट सबसे पहले एक लड़के को बुलाता है और उसके माथे पर हाथ रखता है। उस लड़के को तुरंत आग और हथौड़े की तस्वीर दिखाई देती है, जिससे साबित होता है कि उसे ब्लैकस्मिथ का क्लास मिला है। लड़का खुशी खुशी अपने पिता के पास दौड़ता है और पुजारी बाकी बच्चों का क्लास बताना जारी रखता है। आखिरकार अरेल की बारी आती है। उसकी बहन भरोसे से कहती है कि उसे जरूर कोई खास क्लास मिलेगा। अरेल आगे बढ़ता है और उसका पूरा परिवार उसका हौसला बढ़ाता है। भीड़ में लोग आपस में फुसफुसाने लगते हैं क्योंकि सबको लगता है कि अरेल को कोई बहुत एडवांस क्लास मिलेगा। आखिरकार उसके माता पिता भी तो कोई साधारण लोग नहीं हैं। उसकी माँ सोर्ड प्रिंसेस फेरा और उसके पिता आर्चमेज लेऑन हैं। अरेल अपनी आंखें बंद करता है और ध्यान लगाता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। पुजारी भी चौंक जाता है और घोषणा करता है कि अरेल को कोई क्लास नहीं मिला। वह एक क्लासलेस हीरो है, एक ऐसा दुर्लभ मामला जिसमें बच्चे को कोई आशीर्वाद नहीं मिलता। यह सुनते ही अरेल का पूरा परिवार निराश हो जाता है। उनका सारा उत्साह खत्म हो जाता है और उन्हें लगता है कि उनका बेटा बेकार साबित हुआ है और उसका भविष्य बर्बाद हो गया है। अगले दिन अरेल साधारण तलवारबाजी सोर्ड्समैनशिप की प्रैक्टिस शुरू करता है। उसके माता पिता कहते हैं कि वे उसे घर से निकालेंगे नहीं, लेकिन अरेल कहता है कि उसे कोई दिक्कत नहीं है, वह बस घर पर बेकार नहीं बैठना चाहता। उसकी बहन वादा करती है कि वह हमेशा उसका साथ देगी। अरेल उन्हें याद दिलाता है कि वह पहले से ही अपनी माँ के साथ तलवारबाजी की ट्रेनिंग करता आ रहा है। क्लास न होने पर भी वह काम आ सकता है। हालांकि वह मन ही मन मानता है कि उसकी माँ बहुत खराब टीचर है, क्योंकि ट्रेनिंग में वह हमेशा अपनी ताकत से उसे हवा में उड़ा देती है। ये सुनकर उसकी माँ खुश हो जाती है कि उसका बेटा इतना समझदार है और उसके पिता सोचने लगते हैं
कि शायद अरेल सच में एक दिन अच्छा काम कर पाए, लेकिन अरेल को उनके ज्यादा ध्यान से चिढ़ होने लगती है और वह ट्रेनिंग ग्राउंड चला जाता है। वहाँ वह दो लड़कों को देखता है जो सोर्ड्समैन क्लास के होते हैं और आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं। वे अरेल को देखकर पूछते हैं कि बिना क्लास के वह यहाँ क्या कर रहा है। अरेल शांतिपूर्वक कहता है कि वह भी ट्रेनिंग करने आया है। दोनों लड़के हंस पड़ते हैं और कहते हैं कि उन्हें तो ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उनके क्लास से उन्हें स्किल्स अपने आप मिल जाती हैं। फिर वे उसे दिखाने के लिए दोबारा स्पार करते हैं। अरेल उनकी चालों को ध्यान से देखता है और महसूस करता है कि उनका मूवमेंट क्लास की वजह से कितना स्मूथ है। तभी वह उनसे कहता है कि वे उससे भी लड़ें। एक लड़का जोर से हंसता है कि बिना क्लास का लड़का उनसे लड़ने की हिम्मत कर रहा है, लेकिन अरेल डटा रहता है। गुस्से में आकर लड़का चैलेंज स्वीकार कर लेता है। लड़ाई शुरू होने से पहले लड़का उसे याद दिलाता है कि उसका प्रोटेक्शन ब्लेसिंग, जन्म से मिलने वाली अस्थायी ढाल, एक्टिव है या नहीं, ताकि उसे चोट लगने पर भी जान का खतरा न हो। अरेल सिर हिलाता है और तैयार हो जाता है। लड़का गुस्से में हमला करता है, लेकिन अरेल उसका वार आसानी से रोक लेता है। सब हैरान रह जाते हैं। अरेल फिर दूसरा वार भी बचा लेता है और तभी एक लाल बालों वाला लड़का आकर उन्हें डांटता है। वह कहता है कि बहाने बनाने से वे सच्चे तलवारबाज की बेइज्जती कर रहे हैं। फिर वह अरेल के पास आता है और पूछता है कि क्या वह तलवार राजकुमारी फैरा का बेटा है। अरेल हाँ कहता है। लाल बालों वाला लड़का उसकी तारीफ करता है, लेकिन कहता है कि उसने अभी जिन बच्चों को हराया वे अनुभवहीन थे। फिर वह अपनी तलवार तानकर अरेल को असली लड़ाई के लिए चुनौती देता है। लोग फुसफुसाते हैं कि यह लड़का शायद एवन का बेटा है, जो गांव का सिक्योरिटी कैप्टन है। लड़का गुस्से में कहता है कि उसकी मां ने उसके पिता से सबसे ताकतवर तलवारबाज का खिताब छीन लिया था और वह साबित करेगा कि उसका परिवार बेहतर है। वह बताता है कि उसे 1 साल पहले सोर्ड्समैन क्लास मिला था और वह तब से कड़ी मेहनत कर रहा है। अरेल कहता है कि उसने भी अपनी मां से ट्रेनिंग ली है और हार मानने का कोई इरादा नहीं रखता। दोनों की लड़ाई शुरू होती है। लोग हैरान रह जाते हैं कि बिना क्लास का अरेल भी उसके बराबर लड़ रहा है, लेकिन अचानक लाल बालों वाला लड़का ट्विन स्लाइस स्किल का इस्तेमाल करता है और अरेल को चोट लग जाती है। अरेल पूछता है यह क्या है। लड़का बताता है कि यह खास सोर्ड्समैन स्किल है जिसे कोई क्लासलेस इंसान नहीं रोक सकता। अरेल हार नहीं मानता और कहता है कि वह ट्रेनिंग करके इसे जरूर रोकना सीख जाएगा। लाल बालों वाला उसकी हिम्मत देखकर प्रभावित होता है। अरेल की बहन सुबह उसे जगाने आती है और गुस्से में मजाक करती है, लेकिन अरेल ध्यान ही नहीं देता। वह लगातार ट्रेनिंग करता रहता है। उसकी माँ फैरा अपनी बेटी को बताती है कि अरेल कितनी मेहनत करता है। उनके पास टूटी हुई तलवारों से भरा एक संदूक है। यह देखकर उसकी बहन प्रेरित होती है और सोचती है कि वह एक ऐसी दुनिया बनाएगी जहाँ क्लासलेस लोगों के साथ भेदभाव न हो। जंगल में ट्रेनिंग के दौरान अरेल ट्विन स्लाइस मूवमेंट को मास्टर करने की कोशिश करता है। तभी एक गोब्लिन उस पर हमला करता है, जिसे वह आसानी से हरा देता है। लेकिन अचानक एक बड़ा हॉबगॉब्लिन आ जाता है। अरेल एक चीख सुनता है और पाता है कि लाल बालों वाला लड़का बुरी तरह घायल पड़ा है। हॉबगॉब्लिन उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन अरेल समय पर पहुंचकर ट्विन स्लाइस से उसे मार गिराता है। वह लड़के को होली वाटर देता है और बताता है कि उसने यह स्किल लगातार ट्रेनिंग और फुटवर्क सुधार कर सीखी है। लाल बालों वाला लड़का हैरान रह जाता है और फिर से अरेल को लड़ाई की चुनौती देता है। इस बार अरेल उसे चौंका देता है। वह ट्विन स्लाइस की जगह 3 बार ट्रिपल स्लाइस करता है। लाल बालों वाला गुस्से में कहता है कि यह असंभव है। ट्विन स्लाइस में सिर्फ 2 बार होते हैं। अरेल समझाता है कि चूंकि उसके पास कोई तय क्लास नहीं है, वह तकनीकों को अपने हिसाब से बदल सकता है। उसने पहले 2 बार जानबूझकर धीरे मारे और तीसरे बार में पूरी ताकत लगा दी। लड़का हार जाता है और दांत पीसता है, जबकि अरेल जीतकर चला जाता है। कुछ दिन बाद खाने की मेज पर उसके पिता बताते हैं कि एवन का बेटा ब्रिया सिटी ऑफ सोर्ड्स ट्रेनिंग के लिए चला गया है। अरेल हैरान होकर पूछता है कि यह क्या है। उसकी माँ बताती है कि उसने भी शादी से पहले वहीं ट्रेनिंग ली थी। यह सुनकर अरेल बेहद उत्साहित हो जाता है और सोचता है कि वह भी एक दिन उस शहर जाएगा और एक क्लासलेस हीरो के रूप में अपनी पूरी क्षमता साबित करेगा।